एवरीवन, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम आपकी तैयारी करा रहे हैं यूपी पीजीटी समाजशास्त्र के पाठ्यक्रम के अनुसार। तो अभी तक हमने आपको कितना पढ़ा दिया है इस बारे में चर्चा करेंगे। आज हम आपको क्या पढ़ाएंगे वो भी बताएंगे, लेकिन इससे पहले आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए, जिससे जैसे ही वीडियो हम अपलोड करेंगे आप तक आसानी से पहुँच जाएगा। ठीक है, तो अभी बताते हैं आपको हम कि हमने अभी तक कितना आपको पढ़ा दिया है। तो अभी तक जो हमने पढ़ाया है उसमें समाजशास्त्र का अर्थ, विषय वस्तु और क्षेत्र पढ़ा दिया है। फिर समाजशास्त्र की उत्पत्ति और विकास पढ़ा दिए। फिर समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों से क्या संबंध है ये पढ़ा दिया है। फिर समाजशास्त्र के पाश्चात्य विचारक, जिसमें अगस्त कॉन्ट हो गया, हर्बर्ट स्पेंसर हो गया, इमाइल दुर्खिम हो गया, ये इतना आपको पढ़ा चुके हैं। मैक्स वेबर का पार्ट 1 हमने अपलोड किया था अभी जल्दी ही, और आज हम मैक्स वेबर का पार्ट 2, उसके बाद पार्ट 3 करके मैक्स वेबर आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर भारतीय विचारक आपको पढ़ाएंगे। तो कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। तो आप अगर इतना देख लेते हैं, बहुत ही शॉर्ट में हम बनाते हैं कि आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर इतना आप पढ़ लेते हैं तो काफ़ी कुछ आपका समझ में आ जाएगा, जैसे कि क्वेश्चन अगर कोई आया तो आप उसका आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं मैक्स वेबर का, जिसमें अभी तक हमने कितना पढ़ाया था उसके बारे में भी थोड़ा बहुत बताएंगे। उसके बाद आज क्या पढ़ाना है उसे पढ़ाएंगे। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं, देखिए मैक्स वेबर का जो कि पार्ट 1 हमने अपलोड किया उसमें कितना पढ़ा दिया इस चीज़ के बारे में बता देते हैं। तो मैक्स वेबर की, जिसमें हमने जीवनी बताया था कि इनका जन्म कब हुआ था, इन्होंने पीएचडी कब किया था, ठीक है, और किस विषय पे पीएचडी इन्होंने किया था, किस बीमारी से ये ग्रस्त थे, किससे इनकी शादी हुई थी, इन्होंने कहाँ से मतलब किस किस विद्यालय में प्रोफेसर रहे, इन्होंने कैसे अपना किस धर्म के बारे में चर्चा किया, किस पत्रिका का संपादन किया, सब कुछ इसमें आपको लिखा हुआ है। इसके लिए पार्ट 1 आप देख लीजिएगा। फिर उनकी रचनाएं एवं कृतियों के बारे में हमने चर्चा किया था। यहाँ पे ये देखिए इनकी सारी जितनी रचनाएं पूछी जाती हैं, कृतियाँ पूछी जाती वो सारी यहाँ पे नोट डाउन है, तो आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हमने इनके प्रमुख सिद्धांत, जिसमें आपको हमने धर्म का समाजशास्त्र पार्ट 1 में पढ़ाया है, सामाजिक बोध पढ़ा दिया है। ठीक है, आज हम आपको पढ़ाएंगे सामाजिक वर्ग और सत्ता के प्रकार, या सत्ता क्या होती है इसके बारे में, और सामाजिक क्रिया, ये 3 आज आपको हम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो देखिए धर्म के समाजशास्त्र बताया था कि धर्म के समाजशास्त्र के जनक अगर पूछा जाएगा तो किसे कहा जाएगा, मैक्स वेबर को कहा जाएगा। इन्होंने किस धर्म के बारे में बात किया था कि और इन्होंने बताया था जिस धर्म के जैसे आचार व नियम होंगे उस धर्म को मानने वाले लोगों का आर्थिक विकास वैसा ही होगा, इस बारे में इन्होंने बताया था। ठीक है, धर्म के समाजशास्त्र में इन्होंने ये चीज़ किया था। और फिर सामाजिक बोध में इन्होंने 2 बातें कही थी कि मनुष्य के जो आचरण है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक ऐसा आचरण होता है जिसे आप देख करके ही पता लगा लेंगे कि इसका इंटेंशन क्या है। दूसरे आचरण को समझने के लिए आपको, उसके इंटेंशन को समझने के लिए आपको उसके विषय में जानकारी होनी चाहिए, सूक्ष्म अध्ययन किया होना चाहिए, तभी आप उसके इंटेंशन को समझ पाएंगे। इन सब चीज़ों के बारे में बताया हुआ था सामाजिक बोध में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमने आपको कुछ अवधारणाएं दी थी, जो कि बहुत सारी अवधारणाएं जिसके बारे में लिखा नहीं है कहीं भी, लेकिन ये अवधारणाएं पूछी गई हैं किसकी हैं। जैसे दोषारोपण और ये लाक्षणा का सिद्धांत अगर आ जाए तो आपको लगेगा ये किसने दिया है, क्योंकि इसके बारे में कभी नहीं पढ़ाया गया। लेकिन दोषारोपण एवं लाक्षणा का सिद्धांत भी किसने दिया, मैक्स वेबर ने दिया है। ठीक है, इसी तरह हमने कई सारे अवधारणाएँ लिखी थी, इन्हें एक पास लिख करके 1-2 बार पढ़िएगा तो आराम से सेट हो जाएगा माइंड में। ठीक है, और आज अब हम आपको पढ़ाएंगे सामाजिक वर्ग के बारे में कि क्या होता है आखिर सामाजिक वर्ग, किसको बोला है मैक्स वेबर ने सामाजिक वर्ग। तो मैक्स वेबर का जो सामाजिक वर्ग है इसकी अवधारणा मुख्यतः किस पे आधारित है, आर्थिक आधारों पे। ठीक है, इन्होंने जो सामाजिक वर्ग का विभाजन किया वो किस आधार पे किया, आर्थिक आधारों पे किया। और इन्होंने बताया कि सामाजिक वर्ग जो होता है वो सामाजिक व्यवस्था का एक अंग होता है। सामाजिक वर्ग क्या होता है, एक सामाजिक व्यवस्था का अंग होता है, जो और सामाजिक व्यवस्था जो होती है वो किस पे निर्भर करती है, वो शक्ति पे निर्भर करती है। तो शक्ति से मैक्स वेबर का क्या तात्पर्य है, तो उस अवसर से जिस व्यक्ति के पास शक्ति है वह अपने उद्देश्यों पूर्तियों के लक्ष्य उस व्यक्ति की तुलना में जल्दी कर लेता है जिसके पास शक्ति नहीं होती है। तो देखिए पहले क्लियर कीजिए, इन्होंने सामाजिक वर्ग का, अगर पूछा जाए आपसे कि सामाजिक वर्ग की अवधारणा आर्थिक आधारों पे मैक्स वेबर ने की है या नहीं, तो उन्होंने आर्थिक आधारों पे की है। लेकिन सामाजिक वर्ग को किसके अंतर्गत माना है, सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत माना है। और सामाजिक व्यवस्था जो होती है वो किस पे आधारित होती है, वो होती है शक्ति पे आधारित। ठीक है, और शक्ति के बारे में मैक्स वेबर ने कहा है कि जिसके पास शक्ति होती है वो अपने उद्देश्यों की पूर्ति उन लोगों की तुलना में जल्दी करता है जिनके पास शक्ति नहीं होती है, ये बात कही है। ठीक है, मैक्स वेबर ने। उसके बाद सामाजिक व्यवस्था
बहुत हद तक के आर्थिक व्यवस्था द्वारा प्रभावित होती है और स्वयं भी आर्थिक व्यवस्था को प्रभावित करती है। इसलिए ये दोनों को एक सोचना कि दोनों चीज़ एक है वो अलग होगा। ठीक है। उसके बाद मैक्स वेबर ने सामाजिक वर्ग में को सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत रखा है। अतः सामाजिक वर्ग की अवधारणा के बारे में मुख्यतः जो कि आर्थिक आधारों पर आधारित है, क्योंकि सामाजिक वर्ग मैक्स वेबर का प्राय उस समूह से होता है जो आर्थिक आधारों का निर्धारण समाज, सामाजिक अवसर और सामाजिक जीवन सुविधाएं प्राप्त करना होता है। तो अगर आपसे पूछे कि मैक्स वेबर ने जो सामाजिक वर्ग की अवधारणा दी है उसका क्या तात्पर्य है, तो आप बस इतना बता दीजिए कि सामाजिक वर्ग जो होता है मैक्स वेबर का वो आर्थिक आधारों पर आधारित है, तथा मैक्स वेबर ने बताया है कि आर्थिक कारणों से बहुत सारी ऐसे वर्ग होते हैं जिनकी समान सामाजिक जीवन होते हैं, सामाजिक अवसर उन्हें प्राप्त होते हैं। मतलब एक जो वर्ग होगा आर्थिक आधार पे उसके एक जैसे अवसर प्राप्त होंगे, एक जैसे जीवन की सुविधाएं प्राप्त होगी। दूसरा वर्ग जो होगा उसकी दूसरी सामाजिक अवसर होंगे, दूसरी जीवन की सुविधाएं होंगी। तो इस तरह इन्होंने वर्गों को आर्थिक आधारों पर बांटा है। ठीक है। और एक अगर मैक्स वेबर के अनुसार वर्ग की विशेषताओं के पर चर्चा की जाए तो एक वर्ग के सभी सदस्यों को एक से आर्थिक सुविधाएं प्राप्त होती हैं। ठीक है। इन्होंने बताया एक वर्ग हम जैसे 1, 2, 3 वर्ग बनाते हैं, तो एक वर्ग जिसमें बहुत ज़्यादा आर्थिक सुविधाएं प्राप्त हैं, ठीक है, दूसरा वर्ग उससे थोड़ी कम आर्थिक सुविधाएं प्राप्त हो, तीसरा वर्ग उससे थोड़ी कम आर्थिक सुविधाएं। तो मतलब आर्थिक सुविधाएं एक वर्ग की एक जैसी होंगी। ठीक है। और जो जिनकी आर्थिक सुविधा, जिनके पास जितना अधिक पैसा होगा वो सब एक वर्ग में होंगे, उससे थोड़ा कम वो सब एक वर्ग में, और उससे थोड़ा कम वो सब एक वर्ग में। इस तरह से करके आप इसे समझ सकते हैं कि आर्थिक सुविधाएं एक वर्ग की एक सदस्य सारे सदस्यों की एक जैसी होगी, इन्होंने ये बोला। दूसरा बताया वर्गों के सदस्यों की वस्तुओं पर अधिकार और आमदनी के संबंध कुछ निश्चित अवसर प्राप्त होते हैं। तो वर्ग जो डिवाइडेड है जैसे 3 पार्ट में, तो तीनों पार्ट के अलग अलग अधिकार होंगे वस्तुओं पे, अलग अलग आमदनी होगी और अलग अलग अवसर प्राप्त होंगे। ठीक है। ये बात कहा। और ये अवसर और सुविधाएं वस्तुओं के, श्रमिकों के बाजार भाव के अनुसार बदलती रहती है। ये बात बताया कि जो ये अवसर, ये सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं सभी वर्गों को, वो किस पर निर्भर होगा? बाजार के भाव पे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सामाजिक वर्ग को बाजार के भाव पे किसने इंगित किया है, तो मैक्स वेबर ने किया है। ठीक है। इतना ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर वर्गों के वर्गीकरण की बात की जाए कि मैक्स वेबर ने वर्गों के वर्गीकरण किस प्रकार से किया है, तो वर्गों का जो वर्गीकरण है वो उन्होंने 3 प्रकार से किया है। पहला जो है संपत्ति वर्ग बोलेंगे जिसे। इस वर्ग में संपत्ति के स्वामी उन लोगों को रखा गया जो अपनी संपत्ति पर प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण रखते हैं। मतलब जिनके पास संपत्ति होती है, जो अपनी संपत्ति पर प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण रखते हैं, उसे क्या, कौन सा वर्ग बोला जाएगा? संपत्ति वर्ग बोला जाएगा। इनकी आय का मुख्य साधन क्या होगा? संपत्ति का किराया और उससे अर्जित लाभ। मतलब बहुत ज़्यादा संपत्ति है, उससे जो किराया आ रहा है या उससे जो लाभ आ रहा है वही उनकी साधन है आय का। ठीक है। एक वर्ग सुविधा संपन्न होगा और दूसरी तरफ एक वर्ग ऐसा भी होगा जिसे कोई सुविधा या विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होगा। इसी संपत्ति वर्ग में भी इन्होंने 2 प्रकार के वर्ग बताए। एक ऐसा होगा जो सुविधा संपन्न होगा, दूसरा ऐसा होगा जिसे कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। दूसरे वर्ग को वेबर ने नकारात्मक विशेष अधिकार संपत्ति वर्ग कहा है। और इस दूसरे वर्ग के अंतर्गत कौन आएंगे? गरीब और गुलाम लोग आएंगे। ठीक है। गरीब और गुलाम लोग। देखिए संपत्ति वर्ग का मतलब ये होगा जिसके पास जितनी अधिक संपत्ति होगी उसकी आय का स्रोत क्या होगा? संपत्ति का किराया। ठीक है। अब उस संपत्ति की देखरेख के लिए भी कुछ लोग होंगे, तो जिनके पास संपत्ति है वो सकारात्मक विशेष अधिकार संपत्ति वाले हो जाएंगे, जिसके पास संपत्ति नहीं है वो नकारात्मक विशेष अधिकार संपत्ति वाले होंगे। और जिनके पास संपत्ति नहीं है नकारात्मक विशेष, वो लोग कौन कहे जाएंगे? गरीब या गुलाम लोग कहे जाएंगे। ठीक है। दूसरा वर्ग इन्होंने बनाया उपलब्धि वर्ग जिसे बोलेंगे। इस वर्ग को इन्होंने सकारात्मक विशेष अधिकार उपलब्धि वर्ग और नकारात्मक विशेष अधिकार उपलब्धि वर्ग में बांटा है। सकारात्मक विशेष अधिकार उपलब्धि वर्ग में वे लोग शामिल होंगे जिसका उत्पादन प्रतिष्ठान पर नियंत्रण। मतलब देखिए संपत्ति में संपत्ति होती थी, उससे आय अर्जित किया जाता था, लेकिन उपलब्धि वर्ग में क्या होगा कि जो उत्पादन होगा उससे जो आय प्राप्त होगी उसे इन्होंने उपलब्धि वर्ग में रखा है। ठीक है। तो जब सकारात्मक विशेष अधिकार उपलब्धि वर्ग की बात होगी तो इसमें उत्पादन के पर जिनका नियंत्रण होगा वो सकारात्मक में होंगे, और जो उसके अंतर्गत कार्य करते होंगे वो कुशल, अर्धकुशल या श्रमिक कहलाएंगे, जिसे नकारात्मक विशेष अधिकार वर्ग बोला है इन्होंने। ठीक है। फिर
मध्यम वर्ग, यहाँ पे मध्यम वर्ग लिखा हुआ है, ठीक है, मिडिल क्लास। तो संपत्ति वर्ग और उपलब्धि वर्ग के मध्य वर्गों के मध्यम वर्ग का है। जो जिनके पास संपत्ति हुई वो संपत्ति वर्ग हो गए, जिनके पास उत्पादन पर नियंत्रण रहा वो उपलब्धि वर्ग हो गए, और जो इनके बीच में रहे कि कुछ संपत्ति भी है कुछ उत्पादन में भी लगे हैं, उसे क्या इन्होंने बोला, मिडिल क्लास या मध्यम वर्ग बोला, ठीक है। यह वर्ग दोनों वर्गों के मध्य होने के कारण ना तो पूर्ण रूप से धनवान होता है ना ही पूर्ण रूप से निर्धन होता है। सामान्य रूप से अगर कहा जाए तो नौकरी करने वाले लोग जो होते हैं वो इस वर्ग में आते हैं। जितने भी लोग नौकरी करते हैं वो कहीं ना कहीं किसी उत्पादन या किसी प्रोडक्शन में काम कर रहे हैं, ठीक है, जो चीज़ें प्रोडक्ट हो रही है किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक, और उनके पास कुछ अपनी संपत्ति भी है। तो ना तो मिडिल क्लास वाले पूर्ण रूप से धनवान कहे जाएंगे, ना ही पूर्ण रूप से इन्हें कहा जाएगा निर्धन, ठीक है। तो ये मध्यम वर्ग के लोग हो गए। अब देखिए मार्क्स ने भी वर्ग के बारे में चर्चा किया है और मैक्स वेबर ने भी किया है। अब इन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो देखिए लिखा हुआ है कि वेबर ने वर्ग की अवधारणा सामाजिक क्रिया को एक निश्चित स्थान दिया है। वेबर ने वर्ग में कहा है किसे, सामाजिक क्रिया को स्थान दिया है। वे कार्ल मार्क्स के इस मत से असहमत है कि श्रमिक उत्पादन व्यवस्था से अलग होते हैं। जैसे कार्ल मार्क्स ने बोला था कि श्रमिक का अलग होता है वर्ग और उत्पादन करने वालों का अलग, उत्पादन व्यवस्था अलग होती है, लेकिन मैक्स वेबर इससे असहमत है और वेबर का मत है कि श्रमिकों की शोषण की प्रक्रिया इस वर्ग की व्यवस्था से कोई मुद्दा नहीं होता है। वेबर मार्क्स के वर्ग संघर्ष को स्वीकार नहीं करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मार्क्स के वर्ग संघर्ष को वेबर ने स्वीकार किया है या नहीं, तो नहीं किया है, ठीक है। और इस मत में विभिन्न वर्गों में वर्ग संघर्ष नहीं होता, जो संघर्ष होता है वो व्यक्तियों के मत होता है। इन्होंने बोला है, जैसे कार्ल मार्क्स ने बताया था कि वर्गों के बीच संघर्ष होता है, लेकिन इन्होंने बताया कि वर्गों के बीच संघर्ष नहीं होता है, व्यक्तियों के बीच संघर्ष होता है। इस संघर्ष का कारण वर्ग ना होकर सामाजिक क्रिया होती है, मतलब जो जैसी सामाजिक क्रियाएं करता है व्यक्ति उसके अनुसार उनके संघर्ष होते हैं, ना कि वर्गों में संघर्ष होता है, ठीक है। वेबर का यह मत है कि एक व्यक्ति एक वर्ग स्थिति से दूसरी वर्ग स्थिति में आ सकता है। मार्कस ने वर्ग का उत्पादन आधार जो है उत्पादन माना था। मार्कस ने क्या माना था, वर्ग का आधार उत्पादन माना, जबकि वेबर ने वर्ग का आधार क्या माना है, बाजार से जुड़ा हुआ है, ठीक। तो ये एक अंतर है कि अगर आपसे पूछा जाए कि मार्क्स का वर्ग का उत्पादन क्या था, तो वर्ग का आधार क्या था, तो उत्पादन था, और वेबर के वर्ग का आधार क्या था, तो बाजार था, ठीक है। वर्ग की व्यवस्था में उन्होंने जीवन के अवसर, आर्थिक दशाएं और बाजार की दशाओं को महत्वपूर्ण माना, किसने, मैक्स वेबर ने, ठीक। अब इसको थोड़ा अच्छे से आप समझ लीजिए कि सामाजिक वर्ग इन्होंने क्या बताया क्या होता है। सामाजिक वर्ग वो होता है जिसमें एक से आर्थिक जीवन या सुविधाएं वाले लोग होते हैं, ठीक है, बस इतना सा ध्यान रखिए। दूसरा इन्होंने कहा कि सामाजिक वर्ग में शक्ति जो होती है, जिसके पास जितनी अधिक शक्ति होगी वो उन सब चीज़ों को उतनी जल्दी प्राप्त कर लेगा उन लोगों की तुलना में जिनके पास शक्ति कम होगी, ठीक है। तीसरा इन्होंने सामाजिक वर्ग को 3 भागों में बांटा है, एक संपत्ति वर्ग, दूसरा उपलब्धि वर्ग और तीसरा मिडिल क्लास वर्ग। संपत्ति वर्ग जो होगा उसमें संपत्ति जिसके पास होगी उससे जो वो आय प्राप्त करेंगे, जो अर्जित करेंगे लाभ, वो संपत्ति वर्ग के अंतर्गत आएगा। और उपलब्धि वर्ग के अंतर्गत क्या आएगा, उत्पादन से जो चीज़ें हमें आर्थिक लाभ प्राप्त हो रहा है, ठीक है, वो होगा। और तीसरा मिडिल क्लास में क्या कहा इन्होंने, जो नौकरी करने वाले लोग होंगे, जिनके पास कुछ संपत्ति भी होगी और कहीं वो काम भी कर रहे होंगे, वो आएंगे आपके मिडिल क्लास में। इस तरह से इन्होंने 3 भागों में बांटा। और अगर तुलना की जाए मार्क्स के सामाजिक वर्ग में और वेबर के सामाजिक वर्ग में, तो मार्क्स का जो सामाजिक वर्ग का आधार था वो उत्पादन था, जबकि वेबर के जो सामाजिक वर्ग का आधार था वो क्या था, बाजार की व्यवस्था के आधार पर उन्होंने किया हुआ था, ठीक है। इतना सा ध्यान रखिएगा। अब ये सामाजिक वर्ग इनका कंप्लीट हो गया, बस इसको आप 1-2 बार देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा, आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। कुछ और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है सामाजिक वर्ग में, ठीक है। अब समझते हैं सत्ता की अवधारणा। मैक्स वेबर ने जो कि सत्ता की अवधारणा के बारे में बात किया है कि आखिर सत्ता क्या होती है, तो वेबर के अनुसार सत्ता वह स्थिति है जिसमें स्वामी के आज्ञा का पालन वह व्यक्ति करता है जो अपनी स्थिति को स्वामी के कारण मानता है। मतलब सत्ता क्या चीज़ होगी, सत्ता वो होगी जैसे आप किसी के आदेशों का अगर पालन कर रहे हैं तो आप अपने आप को
मान रहे हैं कि वो इंसान मेरे से बेटर है, वो मुझे बहुत सारी सुविधाएं दे सकता है, तभी तो आप उसके आदेशों का पालन कर रहे हैं, तो वही क्या कहलाएगी, सत्ता कहलाएगी। ठीक है। और मैक्स वेबर के अनुसार आदेशों में क्या होता है, शक्ति का समावेश होता है। ठीक है। जो आदेश दे रहा है उसके पास कुछ ऐसी शक्ति जरूर है जिसके कारण आप उसके आदेशों का पालन कर रहे हो। ठीक है। तो कहीं ना कहीं आदेशों में किसका समावेश होता है, शक्ति का समावेश होता है। और जर्मन भाषा में वेबर ने शक्ति को क्या बोला है, मेस्ट बोला है। ठीक है। जर्मन भाषा में वेबर ने शक्ति को क्या बोला है, मेस्ट बोला है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि पूछा जा सकता है कि वेबर ने मेस्ट शब्द किसके लिए प्रयोग किया है, सत्ता के लिए, शक्ति के लिए, सामाजिक वर्ग के लिए, इस तरह से करके बन सकता है। तो मेस्ट शब्द जो है वो शक्ति के लिए प्रयोग किया है। ठीक है। यहाँ पे लिखा है सत्ता क्या है। ठीक है। अभी आपको हमने बताया पीछे कि सत्ता क्या होगी, जो व्यक्ति आदेशों का पालन करता है, जिसके कारण वो मानता है कि हम उनके आदेशों का पालन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके अंदर वो शक्ति होती है। लेकिन अगर सिंपली आपसे पूछा जाए कि सत्ता क्या है, तो दूसरे व्यक्तियों को व्यवहार को नियंत्रित करने और उसके संबंध में निर्णय लेने का अधिकार या शक्ति का प्रयोग ही सत्ता कहलाती है। सत्ता वह शक्ति होता है जिसे वैधता प्राप्त होती है। देखिए, शक्ति हर किसी के पास होगी, लेकिन जब तक कि उसे वैधता प्राप्त नहीं हो जाएगी, मतलब जब तक कि बहुत सारे लोग उसका अनुसरण नहीं कर लेंगे, तब तक वो सत्ता नहीं बन पाएगी। जैसे शक्ति का प्रयोग तो आप हाथापाई भी करके कर सकते हैं, जैसे किसी को मार के, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करके, लेकिन वो वैधता, वो आपकी सत्ता नहीं कहलाई जाएगी। ठीक है। सत्ता तभी शक्ति आपकी सत्ता कहलाई जाएगी जब उसको वैधता प्राप्त होगी, मतलब लोग आपको बिना कहे आपका अनुसरण कर रहे होंगे, तो वो सत्ता कहलाएगी। ठीक है। जो कि हमने पहले बताया, सत्ता में शक्ति का समावेश होता है और शक्ति को इन्होंने मैक्स वेबर ने क्या बोला है, मेस्ट बोला है। अब उदाहरण के रूप में समझ लीजिए, जैसे कि पति पत्नी के संबंध में, ठीक है, बाजार के सौदेबाजी में, राजनीति में, खेल के मैदान में आदि में किसका प्रयोग होता है, शक्ति का प्रयोग होता है। जिसके पास शक्ति होती है उसी के पास क्या होती है, सत्ता होती है। जैसे पति और पत्नी के संबंध में देख लेंगे तो किसी किसी घर में पति की सत्ता चलती है तो किसी घर में पत्नी की सत्ता चलती है। अब वो किस आधार पे होता है, वो डिपेंड करता है उनकी शक्ति पे कि किस अनुसार वो अपनी शक्ति का प्रयोग कर पा रहे हैं। वैसी बाजार की सौदेबाजी में कई सारी चीज़ें, दुकानें लगी होती हैं, लेकिन कहीं पे ज़्यादा भीड़ होती है, कहीं पे कम भीड़ होती है, तो वो भी कहीं ना कहीं सत्ता का रूप है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ये डेवलप कर पा रहा अपनी शक्ति को, लोगों को आकर्षित करने की। और राजनीति में भी जिसके पास शक्ति होगी उसी के पास सत्ता होती है। ठीक है। खेल के मैदान में भी ऐसा ही होता है। तो शक्ति का संबंध सत्ता से होता है। कब होगा? जब शक्ति को वैधता प्राप्त होगी। सत्ता एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें एक ओर शासक होता है और दूसरी ओर शासित होता है। मतलब एक शक्ति का जो होगा, जिसके पास शक्ति होगी वो शासक कहलाएगा, जो शक्ति का पालन करेगा, सत्ता का पालन करेगा, वो क्या कहलाएगा, शासित कहलाएगा। ठीक है। आई होप तो सत्ता समझ में आया होगा आपको। तो मैक्स वेबर के अनुसार समाज में सत्ता विशेष रूप से आर्थिक आधारों पर आधारित होती है। ठीक है। तो इन्होंने सत्ता को भी, सामाजिक वर्ग को भी आर्थिक आधारों पे बताया है और सत्ता को भी इन्होंने आर्थिक आधारों पे बताया है। ठीक है। और आजकल भी आप देखते होंगे अधिकतर ऐसा ही होगा, जिनके पास ज़्यादा आर्थिक सुविधाएं होती हैं उनके पास कहीं ना कहीं सत्ता भी बहुत ज़्यादा होती है, लोग उनका अनुसरण भी करते हैं। और जिनके पास आर्थिक सुविधाएं कम होगी वो लोग कुछ भी कहते हैं, लेकिन उनकी उस चीज़ों का कोई ज़्यादा पालन नहीं करते हैं। ठीक। तो अब मैक्स वेबर के अनुसार सत्ता क्या हो गई, सत्ता वो हो गई जो शक्ति को अगर वैधता प्राप्त हो गई तो वो सत्ता हो गई। ठीक। इस चीज़ को बस इतना सा याद रखिए। अब सत्ता के स्वरूप या प्रकार के बारे में चर्चा करें तो इन्होंने सत्ता के स्वरूप या प्रकारों को भी 3 भागों में बांटा है। पहली जो सत्ता है इनकी, वैधानिक सत्ता। ठीक है। तो राज्य द्वारा प्रतिपादित कुछ नियमों के अनुसार उत्पन्न अनेक पद होते हैं। राज्य मतलब सरकार, मतलब आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जिसमें भी आप जाएंगे वहाँ उसके अनुसार कुछ नियम होंगे, जिस पद पे आप बैठे होंगे उस पद के कुछ नियम होंगे। ठीक है। जिनके साथ एक विशेष प्रकार की सत्ता जुड़ी होगी। जैसे कि आप क्लर्क बनते हैं, पियोन बनते हैं, या असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं, या एसडीएम बनते हैं, या डीएमओ बनते हैं, तो सबकी सत्ता से जुड़ी कुछ विशेष प्रकार की सुविधाएं होंगी, कुछ विशेष प्रकार के नियम होंगे। इस कारण जो व्यक्ति उन पदों पे आसीन होगा, जैसे जो भी पद पे आसीन होगा, उनके हाथों में उन पदों से संबंधित सत्ता होगी। जैसे आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं तो आपकी सत्ता होगी आपको लोगों को पढ़ाने की। जैसे क्लर्क होगा उसकी सत्ता अलग कार्यों के लिए होगी। जैसे एसडीएम होगा या डीएम होगा उनकी सत्ता
अलग कार्यों के लिए होगी। तो उदाहरण के लिए देखिए लिखा भी हुआ है, मिस्टर तिवारी जज के पद पे आसीन होने के नाते उस पद से संबंधित सत्ता जो कि वैधानिक रूप से उसे प्राप्त है वो उसे लेने के अधिकारी होंगे। तो क्योंकि जज होंगे, हम सभी लोग उनका वो जो भी नियम कानून बनाएंगे, जो भी अपना जजमेंट देंगे उसका पालन करेंगे। क्यों? क्योंकि वो उन्हें वैधानिक रूप से प्राप्त है। तो वैधानिक रूप से जो सत्ता प्राप्त होती है वो किसके आधार पे होती है? बौद्धिकता के आधार पे निर्मित होती है। ठीक है, जाहिर सी बात है वैधानिक रूप से जो भी सत्ता आपको प्राप्त होगी वो आपकी मेंटल एबिलिटी कितनी है उस पर निर्भर करेगा। ठीक, और ये समाज में उच्च और निम्न सत्ताएं होती है। जैसे कि जज के पद पे आसीन है वो आपकी उच्च हो गई, उससे जो वहाँ पे कई सारे लोग लॉयर भी होंगे, कई सारे लोग होंगे, तो वो निम्न सत्ता के अधिकारी होंगे। लेकिन सारी सत्ताएं वैधानिक रूप से प्राप्त हैं। ठीक है, वैधानिक सत्ता का सीमा निर्धारण होती है, मतलब कि जो व्यक्ति जितने दिन तक उस पद पे रहेगा उस पद से संबंधित सत्ताएं प्राप्त करेगा। इसलिए व्यक्ति का कार्यक्षेत्र भी सीमित होता है। मतलब अगर कोई व्यक्ति जज है तो उसकी जो भी वो जजमेंट दे रहा है उसी समय तक उसके कार्य की सीमाएं हैं, उससे बाहर नहीं कि अब वो जहाँ चाहे अपना जजमेंट दे सकता है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया होगा आप लोगों को वैधानिक सत्ता। अब दूसरी इन्होंने मैक्स वेबर ने बताया परंपरात्मक सत्ता। ठीक है, यह सत्ता जो होती है वो परंपरात्मक विश्वासों पर टिकी होने के कारण परंपरात्मक सत्ता कहलाती है। उदाहरण के लिए कृषि युग में भारतीयों में पाई जाने वाली पंचायत में पंचों की सत्ता को ले लीजिए। इन पंचों की सत्ता के नियम के अंतर्गत नहीं आएगी, बल्कि परंपरागत रूप से सत्ता प्राप्त होती है। ये जो पंचों की सत्ता है ये वैधानिक सत्ता नहीं है, ये परंपरागत सत्ता है। और यहाँ पे पंचों की सत्ता की तुलना किससे की जाती थी? ईश्वरीय सत्ता से की जाती है, जैसे कि पंच परमेश्वर की धारणा व्यक्त होती है। ठीक है, तो प्राचीन काल में जो पंच होते थे उनके जो भी वो निर्णय लेते थे उसे ईश्वर से तुलना की जाती थी कि पंचों ने ऐसा कह दिया है, अब सभी को इसका अनुसरण करना है। ठीक है, भारतीय समाज में ब्राह्मणों का या जातीय पंचों की सत्ता इस श्रेणी में आती थी। उसी प्रकार पितृसत्तात्मक परिवार में पिता को परिवार से संबंधित विषयों की अधिकार व सत्ता प्राप्त होती है। उसका आधार भी वैधानिक नियम न होकर परंपरा होती है। मतलब बहुत पुराने समय से पितृसत्तात्मक व्यवस्था चली आ रही है जिसमें पिता को ही माना जाता है कि वो जैसा जो कहेंगे उसके अनुसार कार्य होंगे, तो वो जो होगी वो परंपरात्मक सत्ता के अंतर्गत आएगी। पिता की जैसे कि आज्ञा का पालन करना क्यों करते हैं? क्योंकि कोई वैधानिक सत्ता उन्हें प्राप्त नहीं है, बल्कि ऐसा परंपरात्मक रूप से चला आ रहा है कि हमारे जो पिता थे उन्होंने अपने पिता के नियमों का अनुसरण किया था, जो उनके पिता कहते थे वो करते थे। उसी तरह हम अपने पिता के जो भी वो कहते हैं उसे सही मानते हैं। ठीक है, तो ये जो हम लोग उनका पालन कर रहे हैं आदेशों का, वो किस आधार पे कर रहे हैं? परंपरात्मक सत्ता के आधार पे कर रहे हैं। ठीक है, जबकि उन्हें कोई वैधानिक सत्ता प्राप्त नहीं है। इसमें कोई निश्चित सीमा का निर्धारण नहीं होता है। देखिए, वैधानिक सत्ता में निश्चित सीमा का निर्धारण था कि एक समय तक ही वो कर सकते, जितने समय तक वो अपने जजमेंट देंगे किसी भी चीज़ों के प्रति। ठीक है, लेकिन इसमें पिता कभी भी कोई भी आदेश देते हैं तो उनका अनुसरण करना पड़ता है, तो इसमें कोई निश्चित सीमा नहीं होती है। इसमें आदेशों का पालन किस आधार पे किया जाता है? श्रद्धा के आधार पे किया जाता है, ना कि उनकी मेंटल एबिलिटी के आधार पे, ना कि उनकी कितनी सोच है इस चीज़ के आधार पे, बल्कि एक श्रद्धा के आधार पे उनका पालन करते हैं। ठीक है, ये होगी परंपरात्मक सत्ता। और उसके बाद तीसरी है करिश्माई सत्ता। पहली वैधानिक सत्ता, दूसरी परंपरात्मक सत्ता और तीसरी करिश्माई सत्ता। तो करिश्माई सत्ता जो होगी ये सत्ता ना तो वैधानिक नियमों पर आधारित होगी और ना ही परंपरा पर आधारित, बल्कि ये जो है करिश्मा या चमत्कार पर आधारित होगी। जिन व्यक्तियों के पास कोई विलक्षण करामात चमत्कार दिखाने का वास्तविक या अनुमानित शक्ति होती है वो इस प्रकार के सत्ता के अधिकारी होते हैं। जैसे कि पीर हो गया, पैगंबर हो गया, कोई अवतार हो गया, कोई धार्मिक नेता, योद्धा, समाज सुधारक, ये सब क्या आते हैं? ये सब करिश्माई सत्ता के थे। करिश्माई सत्ता वो होती है जो ना तो कोई वैधानिकता के आधार पर प्राप्त होती है, ना ही कोई परंपरा के आधार पर होती है, जिसके पास कोई ऐसा लक्षण या गुण होते हैं जिसके आधार पर लोग उनका पालन करने लगते हैं अपने आप। वो कहीं किसी से जाते नहीं, कहते नहीं है कि मेरा पालन करो, लेकिन वो धीरे धीरे अपनी चमत्कार के कारण फेमस होने लगते हैं। जैसे कई सारे ऐसे समाज सुधारक थे जिन्होंने इतने अच्छे अच्छे कार्य किए कि उन्होंने किसी से कहा नहीं कि हमारा अनुसरण करो, लेकिन लोग उन्हें अपने आप मानने लगे। जैसे कि महात्मा गांधी हो गए, अन्ना हजारे हो गए, स्वामी रामदेव हो गए, ये सभी लोग करिश्माई शक्ति के कहे जाएंगे, सत्ता के हैं, क्योंकि इनके पास जो शक्ति होती है वो करिश्मा, वो चमत्कार के आधार पर होती है। ठीक है, करिश्माई सत्ता की भी कोई निश्चित सीमा नहीं होती है, परंतु इस सत्ता की
अवधि जो होती है मूलतः अस्थायी होती है और इसका पतन उस समय होने लगता है जब वो अपनी विलक्षण शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। तो करिश्माई सत्ता जो होगी वो जाहिर सी बात है उनकी चमत्कार या उनकी शक्ति के कारण लोग उन्हें स्वीकार करते हैं। जिस दिन उन्होंने अपनी जो उनकी विलक्षण शक्ति है वो उसका प्रदर्शन नहीं कर पाए, उस दिन उनकी सत्ता, उस दिन से वो पतन हो जाएगी। तो करिश्माई सत्ता का कोई निश्चित समय सीमा नहीं होती है, लेकिन उनकी जो अवधि होती है वो मूलतः अस्थायी होती है। जितने दिन तक के जो पब्लिक है, जो लोग उन्हें मानते हैं, उनको जब तक ये लगता है कि आप उनके अनुसार अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं तब तक कि वो आपको फॉलो करते हैं, वरना अन्यथा नहीं करते हैं तो उस दिन से उसका पतन होने लगता है। तो ये हो गया सत्ता के प्रकार। सत्ता के 3 प्रकार, वैधानिक सत्ता, परंपरात्मक सत्ता और करिश्माई सत्ता, ये 3 प्रकार हो गए। ठीक है, सत्ता क्या होती है? जिसके पास शक्ति होती है, शक्ति के आदेशों का पालन करना ही, और शक्ति कब होगी? जो वैधता प्राप्त किए होगी, वो शक्ति ही सत्ता कहलाएगी। आई होप सो सत्ता आपको समझ में आया होगा, सत्ता के प्रकार समझ में आए होंगे और सामाजिक वर्ग आपको पढ़ाया है। ठीक है, अब सामाजिक क्रिया क्या होता है, इसको मैक्स वेबर ने क्या चीज़ कहा है सामाजिक क्रिया के बारे में। तो सामाजिक क्रिया के अनुसार जो बताया है मैक्स वेबर के मत अनुसार, सामाजिक क्रिया ही समाजशास्त्र का क्या है? केंद्रीय अध्ययन है। सामाजिक क्रिया क्या है? समाजशास्त्र का केंद्रीय अध्ययन है। सामाजिक क्रिया का अर्थ मैक्स वेबर के अनुसार किसी भी क्रिया को तभी सामाजिक क्रिया कहा जाएगा जब उस क्रिया के कर्ता या कर्ताओं द्वारा लगाए गए अर्थ के अनुसार उस क्रिया के दूसरे व्यक्तियों की मनोवृत्तियों का समावेश हो और इसी के दौरान उसे प्रभावित हो। अब ये थोड़ा आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा कि ये क्या लिखा हुआ है, तो इसको हम समझा देते हैं। देखिए, मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया को समाजशास्त्र का केंद्रीय अध्ययन माना है, केंद्रीय बिंदु माना है। ठीक है, इन्होंने बताया सामाजिक क्रिया वही होगी जब जो अर्थ हम लगा रहे हैं वही अर्थ हमारे साथ दूसरा व्यक्ति भी उसका वही अर्थ समझ रहा है और जो चीज़ें हम कर रहे हैं वो उससे प्रभावित हो रहा है। तो क्रिया प्रतिक्रिया आप समझ लीजिए, तो उसे इन्होंने सामाजिक क्रिया कहा है। ठीक है, समझ में आया होगा आप लोगों को। और सामाजिक क्रिया की इन्होंने कई कसौटियाँ दिया है कि इस आधार पे हम इसे सामाजिक क्रिया मानेंगे वरना नहीं मानेंगे। जैसे कि पहला लिखा हुआ है, सामाजिक क्रिया दूसरे व्यक्तियों के भूतकाल, वर्तमान या भावी व्यवहार द्वारा प्रभावित होती है, चाहे वो परिचित हो और चाहे वो अपरिचित हो। सामाजिक क्रिया तब कब प्रभावित होगी? जब वो भूतकाल, वर्तमान या भविष्य के व्यवहार द्वारा प्रभावित हो। जैसे उदाहरण ले लीजिए, यदि एक व्यक्ति दूसरे किसी व्यक्ति पर किसी पिछली दुश्मनी का बदला लेने के लिए आक्रमण करता है तो वह सामाजिक क्रिया होगी, क्योंकि इसमें आक्रमण करने की क्रिया का संबंध उसके आक्रांत व्यक्ति की क्रिया को प्रभावित कर रहा है। प्रतिक्रिया स्वरूप मतलब कि पिछले उसका कोई दुश्मनी था भूतकाल में, उसके कारण उसने वर्तमान में उस पर हमला किया, तो ये जो होगा इसे कहा जाएगा सामाजिक क्रिया। तो इनका सामाजिक क्रिया कहने का सेंस ये है कि जब आप किसी भी वर्तमान, भूतकाल या भविष्य के व्यवहार को लेकर के किसी दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करते हैं तो वो क्या होगा? वो सामाजिक क्रिया होगी। उसी प्रकार क्लास में प्रोफेसर के लेक्चर देने के साथ नोट्स लेना भी सामाजिक क्रिया होगा, क्योंकि नोट्स लेने की ये प्रक्रिया वर्तमान में जो प्रोफेसर ने लेक्चर दिया है वो उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप है। ठीक है, जैसे कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, अब कुछ देर बाद अगर आप हमसे इसका PDF मांगते हैं तो वो सामाजिक क्रिया कही जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने अभी जो पढ़ा है उसका आपको PDF चाहिए। ठीक है, तो ये सामाजिक क्रिया कही जाएगी। उसके बाद दूसरी इन्होंने सामाजिक क्रिया की बात कही कि जड़ वस्तुओं द्वारा प्रभावित या उनकी प्रतिक्रिया स्वरूप की गई क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं होगी। जैसे कि धार्मिक व्यवहार सामाजिक क्रिया नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ईश्वर से ध्यान लगाकर बैठे रहने या अकेला जो प्रार्थना या आराधना में व्यक्ति है, ये सामाजिक क्रिया नहीं होगी। जैसे कोई जड़ व्यक्ति या कोई बेजान व्यक्ति के रूप में कोई क्रिया कर रहा है तो वो सामाजिक क्रिया नहीं होगी। चाहे वो आप ईश्वर के ध्यान में लगे हों, कोई धार्मिक व्यवहार कर रहे हो तो वो सामाजिक क्रिया नहीं होगी। लेकिन यदि आप ब्राह्मण के द्वारा वो कोई मंत्र का उच्चारण कर रहा है, उसको आप फॉलो कर रहे हैं, वो कह रहा है मूर्तियों पे फूल फल चढ़ाने को, आप उसे फॉलो कर रहे हैं, तो वो क्रिया क्या कह जाएगी? वो क्रिया कही जाएगी सामाजिक क्रिया। ठीक है, लेकिन आप एकदम जड़ रूप में, एकदम अचेतन रूप में बैठे हैं और ध्यान लगा रहे हैं तो वो सामाजिक क्रिया नहीं की जाएगी। मतलब इनका सेंस है सामाजिक क्रिया का कि जब दूसरे व्यक्ति से हम प्रभावित होते हैं और हमसे वो दूसरा व्यक्ति प्रभावित होता है तो वही सामाजिक क्रिया कही जाती है। ठीक है, और वह उसी सीमा तक सामाजिक कहा जाएगा जब कर्ता के व्यवहार दूसरे व्यवहार को अर्थपूर्ण ढंग से संबंधित होता है। यही चीज़ अभी आपको बताए थे, कोई भी सामाजिक व्यवहार तब तक सामाजिक व्यवहार नहीं कहा जाएगा जब तक कि दूसरा व्यक्ति उसे अर्थपूर्ण ढंग से संबंधित या प्रभावित ना हो जाए। उदाहरण के रूप में यदि
दो साइकिल आपस में टकरा जाए और इसे सामाजिक क्रिया नहीं कहेंगे, लेकिन टकराने के बाद वो गाली गलौज या हाथापाई करने लगे तो ये सामाजिक क्रिया कही जाएगी। देखिए, जब टकराएं तो वो बेजान, क्योंकि आपने कुछ नहीं बोला, उन्होंने भी कुछ नहीं बोला, टकरा गए और चले गए, वो सामाजिक क्रिया नहीं होगी। लेकिन टकराने के बाद जब हाथापाई या गाली गलौज करते हैं तो उसे क्या कहेंगे, उसे सामाजिक क्रिया कहेंगे। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के साथ व्यवहारों को प्रभावित हुए हैं आप, उन्होंने किया, आपको ठोकर लगी, आपको चोट लगी या उन्हें चोट लगी, तो ये क्रिया से आप प्रभावित हुए। ठीक है। सामाजिक क्रिया ना तो अनेक व्यक्तियों द्वारा की जाने वाली एक क्रिया को कहेंगे, ना ही उस क्रिया को कहेंगे जो केवल एक दूसरे व्यक्ति द्वारा प्रभावित होता है। उदाहरण, सड़क पे अनेक व्यक्ति जा रहे हैं, मतलब अब इसको समझ लीजिए कि इन्होंने सामाजिक क्रिया के बारे में कहा है कि सामाजिक क्रिया उसे भी नहीं कहेंगे जब अनेक व्यक्तियों द्वारा एक सी क्रिया की जा रही होगी। जैसे कि आप रास्ते में जा रहे हैं, बारिश होने लगी, सब लोगों ने अपना छाता खोल लिया, लेकिन कोई किसी से बात नहीं किया, कोई किसी से प्रभावित नहीं हुआ, तो ये सामाजिक क्रिया नहीं कही जाएगी। लेकिन उसी आधार पे कि देखिए लिखा हुआ है ना कि वर्षा संबंधी मैक्स वेबर ने कहा है कि इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना होगा कि जब हम कोई भी क्रिया करेंगे तो उससे दूसरे लोग प्रभावित हों तो वो सामाजिक क्रिया कही जाएगी, वरना नहीं कही जाएगी। जैसे कि उन्होंने पीछे कहा है कि सभी लोग एक जैसा भी व्यवहार करें तो वो सामाजिक क्रिया नहीं होगी। जैसे बारिश होने लगी, सभी ने अपना छाता खोल लिया, तो वो सामाजिक क्रिया नहीं कही जाएगी। ठीक है। मैक्स वेबर के अनुसार यह भी स्मरणीय है कि दूसरे की क्रियाओं का अनुकरण मात्र ही सामाजिक क्रिया नहीं की जाएगी। मतलब दूसरों को आप फॉलो कर रहे हैं उनके बिना कहे हुए, तो वो भी सामाजिक क्रिया नहीं कही जाएगी जब तक कि अन्य व्यक्ति के जिसका अनुकरण किया जा रहा है वो अर्थपूर्ण ढंग से संबंधित ना हो। जैसे आपने किसी का देखा कि ये बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाता है या ये बहुत अच्छे तरीके से बातचीत करता है, आपने उसका अनुकरण किया, वो सामाजिक क्रिया नहीं कही जाएगी जब तक आप उससे उस चीज़ों को अर्थपूर्ण ढंग से संबंधित ना हो। अर्थपूर्ण ढंग से संबंधित तब होंगे जब आप उससे उस चीज़ों को सीखेंगे। ठीक है, तो वो सामाजिक क्रिया कहेगी। उदाहरण के लिए, जैसे आज मैं एक विद्यार्थी को शॉर्टकट रास्ते से जाते हुए देखा, दूसरे दिन मैंने क्या किया, उसी रास्ते को मैंने अपना लिया, तो वो सामाजिक अनुकरण नहीं कहलाएगा, क्योंकि मेरा यह कार्य उस दूसरे क्रिया से संबंधित नहीं है। मैंने तो उसे जाते हुए देखा ना, और मैंने क्या किया, उसको अपना लिया, तो वो जो अनुसरण आपने किया वो सामाजिक क्रिया नहीं कहा जाएगा। लेकिन अगर आप कभी ऐसे करते हैं कि जो व्यक्ति शॉर्टकट तरीके से अपने रास्ते को कर रहा था उससे आप बात करते हुए उसके साथ चले जाएं, तो वो आपकी सामाजिक क्रिया हो जाएगी। ठीक है। और सामाजिक क्रिया के अब प्रकारों की बात किया जाएगा। तो आई होप सो सामाजिक क्रिया समझ में आया होगा। सामाजिक क्रिया का मतलब जब तक आप उस व्यक्ति से प्रभावित ना हो और वो व्यक्ति आपसे अर्थपूर्ण ढंग से क्रिया ना करे, तब तक वो सामाजिक क्रिया नहीं कही जाएगी। चाहे वो आपका जैसे मंदिर में आप गए, ध्यान लगाया, तो वो आपकी सामाजिक क्रिया नहीं है। लेकिन अगर आपने ब्राह्मण के मंत्रों का उच्चारण किया, वो कह रहा है कि आपको मूर्तियों फूल चढ़ाना, फल चढ़ाना है, तो वो सामाजिक क्रिया हो जाएगी। आपने किसी शॉर्टकट तरीके से किसी को जाते हुए देखा, आपने उसका अनुसरण किया, नेक्स्ट डे आपने उसे फॉलो किया, तो वो नहीं होगा। लेकिन आप उसके साथ उसी रास्ते पे जाते हैं, उससे कह के ये कि आप किस शॉर्टकट रास्ते से जा रहे हैं, तो वो आपका क्या होगा, सामाजिक क्रिया होगी। इसी तरह जब दो साइकिल सवार आपस में टकराते हैं और बिना बात किए चले जाए अपने अपने रास्ते, तो वो सामाजिक क्रिया नहीं होगी। लेकिन जब हाथापाई या गाली गलौज या एक दूसरे से बात करने लगते हैं तो वो सामाजिक क्रिया कही जाएगी। ठीक है, ये मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक क्रिया का अर्थ है। ठीक है। अब मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक क्रिया के प्रकार, जिसमें इन्होंने 4 श्रेणियों में सामाजिक क्रिया को बांटा है। पहला है तार्किक क्रिया। मैक्स वेबर के अनुसार तार्किक क्रिया वह क्रिया होती है जो सचेत रूप से किसी योजना के अनुसार की जाए और उसके लक्ष्यों और साधनों को पूर्ण ध्यान में रखा जाए। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति कोई नया उद्योग चालू करता है, उसके लिए योजना बनाता है, उसकी वस्तुओं की मांग देखता है, उसके लिए साधन करता है और उसे प्राप्त करने की कोशिश करता है, सब चीज़ों को ध्यान में रखता है। तो ये सब जो निर्णय होंगे उद्योग को चलाने के लिए, सभी लोगों के लिए अधिकतम लाभ के लिए करता है, तो इस क्रिया को क्या कहेंगे, तार्किक क्रिया कहेंगे। तार्किक क्रिया मतलब पूरा तर्कपूर्ण ढंग से आप सोच करके कोई कार्य को कर रहे हैं। जैसे उद्योग को चालू किया, उद्योग में क्या कार्य होगा, उसकी डिमांड कितनी है, उसकी सप्लाई कितनी होगी, उसमें कितने लोग कार्य करेंगे और उसमें सबका कितना कितना लाभ होगा, इन सब चीज़ों को सोच के जब कोई कार्य किया जाता है तो वो क्रिया क्या कहलाएगी, तार्किक क्रिया कहलाएगी। दूसरा, मूल्यांकनात्मक क्रिया।
मूल्यांकनात्मक क्रिया वह क्रिया होगी जो कि किसी कलात्मक या नैतिक आधार पर की जाती है और जिसे किसी बिना किसी तार्किक के स्वीकार भी कर लिया जाता है। इसे मूल्यांकनात्मक रूप से क्रिया कहेंगे कि वैसे ही व्यवहार को हम उन लोगों द्वारा आशा करते हैं जो धार्मिक और नैतिक आदर्शों में हमारे सम्मुख प्रस्तुत होते हैं, और इस प्रकार के कार्यों में अंतिम मूल्य उपयोगिता का कोई प्रश्न नहीं उठता, बल्कि उन्हें तो अपने आप ही वो स्वीकार कर लेते हैं और सच मान लेते हैं। उदाहरण के लिए हम निश्चित रूप से ये नहीं जानते कि रोज पूजा पाठ करने से या नियमित मंदिर या गिरजाघर जाने से वास्तव में हमें अंत में क्या लाभ होगा, लेकिन फिर भी हम ऐसा करते हैं। ठीक, तो ये मूल्यांकनात्मक क्रिया में वो होगा जिनके जिन क्रियाओं के मूल्यों पे हम कोई प्रश्न नहीं उठा सकते। बहुत सी ऐसी क्रिया करते हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता होता कि इससे हमें क्या लाभ होगा, बट हम लोग वैसा करते हैं, चाहे वो पूजा पाठ करना हो, चाहे गिरजाघर जाना हो, बहुत सारी धार्मिक चीज़ें करनी होती हैं, तो वो सब चीज़ें हम लोग करते हैं, तो वो क्या होगा, मूल्यांकनात्मक के आधार पर होगा। ठीक है, धार्मिक अनुभव, मुक्ति पाने की आशा, ईश्वर के प्रेम का आधार कुछ भी हो सकता है, वो जिसके बारे में हम तार्किक रूप से चर्चा ना कर सके वो क्या होगा, वो मूल्यांकनात्मक क्रिया होगी। और तीसरी बताया इन्होंने प्रभावात्मक क्रियाएं, वे क्रियाएं जो आवेगों व संवेगों द्वारा प्रभावित होती। इस प्रकार में क्या आएगा, प्रेम, शत्रुता, घृणा, क्रोध आदि प्रभाव से प्रभावित होने के कारण। अतः इस प्रकार की क्रियाओं में एक व्यक्ति संवेग के प्रभाव से अत्यधिक अतार्किक रूप से व्यवहार करने लगता है और वह इस प्रकार का व्यवहार कर सकता है, उसके लिए बाद में उसे पछताना भी पड़े। प्रभावात्मक क्रियाएं वे क्रियाएं होंगी जिसके कारण व्यक्ति या तो बहुत प्रेम में किसी से कोई भी चीज़ों को कह दे कि हाँ मैं तुम्हारे लिए ये करूँगा, बाद में भले ही वो ना कर पाए उसके लिए पछताना पड़े, या क्रोध में कभी किसी से कुछ ऐसा बोल दिया। तो जो हमारे संवेग होते हैं, संवेगों के आधार पे हम कुछ ऐसे तार्किक रूप से अतार्किक रूप से व्यवहार कर जाते हैं जिनके लिए हमें बाद में पछताना पड़ता है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं होता, मस्तिष्क के लिए भी अच्छा नहीं होता। वो क्रियाएं क्या होंगी, प्रभावात्मक क्रियाएं होंगी। क्यों? क्योंकि आप उन संवेगों से प्रभावित होकर के वैसा कार्य किए। ठीक है, और चौथा है परंपरात्मक क्रिया। इसके अंतर्गत वे क्रियाएं आएंगी जो उन सामाजिक प्रथाओं द्वारा नियंत्रित होती हैं जिनका अनेक व्यक्तियों द्वारा बहुत समय से अनुसरण किया जा सकता है। इस प्रकार की क्रियाओं का अनुसरण केवल इसलिए किया जाता है क्योंकि भूतकाल में अनेक व्यक्ति वैसा करते आए हैं और हम लोग भी वैसा करने के लिए बाध्य हैं। कोई भी प्रथाओं का अनुसरण, जैसे शादी में ही देख लीजिए, बहुत सारे सेरेमनीज होती है, हल्दी हो गया या मेहंदी हो गया, या फिर अब तो बहुत अच्छे फैशन के वे में किया जाने लगा है, लेकिन बहुत से ऐसे काम होते हैं जिससे आप प्रथाओं के अनुसार कि हमारे घर में ये कार्य ऐसे होता आया है, हम ऐसे करेंगे। ठीक है, तो ये परंपरात्मक क्रिया होगा। परंपरात्मक क्रिया जो होगी वो परंपराओं के आधार पे होगी। ठीक, अब सामाजिक क्रिया के जो हमने प्रकार बताया, तार्किक क्रिया तार्किक आधारों पे होगी। ठीक है, दूसरी मूल्यांकनात्मक क्रिया, मूल्यांकनात्मक में हम जो क्रिया करते हैं उनका हम कुछ नहीं जानते कि ये क्यों कर रहे हैं उनके, तो वो मूल्यांकनात्मक हो जाएंगी। तीसरी हमने जो बताया आपको परंपरात्मक क्रिया, तो परंपरात्मक क्रिया में वो परंपरा के आधार पर आधारित होगी। और चौथा जो है प्रभावात्मक क्रिया, तो प्रभावात्मक मतलब जब संवेगों से हम प्रभावित होकर कोई क्रिया करेंगे तो वो प्रभावात्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका आज हमने आपको पढ़ा दिया सामाजिक वर्ग, सत्ता और सामाजिक क्रिया मैक्स वेबर की। इसको आप या तो वीडियोस को 1, 2, 3 बार देख लीजिएगा, या फिर आप इसे अपने नोट्स बना लीजिए, उस पर लिख लीजिए और इसे बस पढ़ लीजिए, बस आपको समझ में आ जाएगा। पूरी बुक उठा के पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना सा पढ़ लेंगे आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, आई होप सो आपको वीडियोस पसंद आया होगा। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, एंड जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।